आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं विकास चतुर्वेदी आपके साथ 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी पर चर्चा लगातार कर रहा हूं। आप और आपके दोस्तों के साथ आपका स्वागत है। करते रहिए अपने ज्ञान में वृद्धि और देखते रहिए ये लाइव सेशन। विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है, जो नए विद्यार्थी सेशन में आए वो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए न जाएं, बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे उनको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अपने दोस्तों को ज़रा शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बने रहिए मेरे साथ। लगातार प्रत्येक दिन इस चर्चा पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आईएएस, आरएएस, पीसीएस के पैटर्न को चेक करते हुए, पैटर्न को पकड़ते हुए किस प्रकार अध्ययन किया जाए। बने रहिए मेरे साथ। आज का जो टॉपिक है वो है पवन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां, उत्पन्न स्थलाकृतियां, पवन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। आज के इस टॉपिक से आपको रूबरू होना है और देखते हैं कि इस पवन के एक्टिविटी से, पवन की क्रिया से किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों का जन्म होता है। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि पवन कहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा। जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों में, जिस प्रकार मैदानी क्षेत्रों में नदियां अपना कार्य करती हैं, नदियां अपना कार्य करती हैं, ठीक उसी प्रकार ये पवन अर्ध शुष्क या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपना कार्य करती है, अपना कार्य करती है। बातें क्लियर होती जा रही है कि जिस प्रकार पवन नदियां मैदानी क्षेत्रों में बहता हुआ नदी का जल मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है या स्थलाकृतियों को जन्म देता है। ठीक उसी प्रकार क्या होते हैं कि ये पवन अर्ध शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपना कार्य करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अर्ध शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र पवन के कार्य के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराते हैं। अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के कार्य के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ऐसे स्थानों पर नदी के स्थान पर
पवन का कार्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी, आप देख रहे हैं पवन के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां। आप समझ गए कि पवन का जो कार्य है वो ऐसे जगहों पर होगा, ऐसे क्षेत्रों पर होगा जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो या अर्ध शुष्क और मरुस्थली क्षेत्र हो। अर्ध शुष्क या मरुस्थली क्षेत्र हो, ऐसे स्थानों पर ही पवन का कार्य एक्टिव दिखाई देता है। इसका मतलब अब हमें ये जानना पड़ेगा कि पवन क्या है, पवन किसे कहते हैं, पवन और वायु क्या है, और किस प्रकार ये स्थलाकृतियों को जन्म देता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के गैसों का, विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है जिसे हम वायु कहते हैं। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण होता है। जब इसी वायु में क्षैतिज प्रवाह हो जाए तो क्षैतिज रूप से चलती हुई यही वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। अर्थात जिस समय वायु में गति हो जाए तो यह वायु की जो गतिमान वायु है, वायु में गति हो जाए, गतिमान वायु ही पवन के नाम से जानी जाती है, पवन कहते हैं। बच्चों, तमाम तथ्यों को जोड़ते हुए चलने वाली ये क्लास जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, आपके तमाम आशंकाओं को दूर कर पाने में ये सक्षम है। विद्यार्थी, अपने अपने दोस्तों के साथ बने रहिए, करते रहिए अपने ज्ञान में वृद्धि। जरा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे क्लास में और आपके दोस्त मिल जाए, जिससे आपकी ये क्लास थोड़ा सा गंगाराम, ये क्लास आपके लिए थोड़ा सा रोचक हो जाए। आपने क्या देखा, विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण को हम वायु कहते हैं। जब इसी वायु में क्षैतिज प्रवाह हो जाता है तो ये वायु पवन के नाम से जानी जाती है। अर्थात वायु में गति हो जाता है, गतिमान यही वायु पवन के नाम से जानी जाती है। बच्चों, जब यह पवन चलती है, जब पवन प्रवाहित होती है, जब पवन प्रवाहित होती है, जब पवन प्रवाहित होती है तो मार्ग में
पड़ने वाली, मार्ग में पड़ने वाली स्थलाकृतियों पर, स्थलाकृतियों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां जन्म देती हैं, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को जन्म देती है, संरचनाओं को जन्म देती है, विभिन्न प्रकार के संरचनाओं को जन्म देती है। इसी को पवन के द्वारा उत्पन्न, पवन के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के नाम से, स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। इसे हम पवन के नाम से, पवन के द्वारा उत्पन्न की गई स्थलाकृतियों के नाम से इसे हम संबोधित करते हैं। तो तथ्यों को जोड़ते हुए चलने वाली ये क्लास आपके अंदर किसी भी प्रकार के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जन्म दे पाने में सक्षम है। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अपने ज्ञान में वृद्धि। ये क्लास आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बेस बनाने का काम कर सकती है। विद्यार्थियों, जो नए पुराने विद्यार्थियों का स्वागत है, जरा शेयर करते हुए अपने दोस्तों को भी उपस्थित कराने का प्रयास करिएगा। जो नए विद्यार्थी इस क्लास में आएंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। देखिए, आगे की क्लास जोड़ कर लेकर चलते हैं। देखते, मैंने कहा कि वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। ये मैंने परिभाषा बताई। मान लीजिए ये वायु है, विभिन्न प्रकार के गैसों का यांत्रिक मिश्रण है ये वायु। जब तक ये अपने स्थान पर स्थिर है तब तक इसे हम वायु कहेंगे, और जैसे ही इस वायु में क्षैतिज प्रवाह हो गया, क्षैतिज प्रवाह हो गया, वैसे ही ये पवन के नाम से जानी गई। चलती हुई गतिमान वायु ही पवन के नाम से जानी जाती है। बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये पवन अपने एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट की तरफ चलती है तो मार्ग में चट्टानें पड़ती हैं, पर्वत पड़ता है, इन स्थलाकृतियां पड़ती हैं। इनसे टकराती हुई पवन आगे जाती है। जब टकराती हुई पवन आगे जाती है तो बाबू विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देती है। ये आवश्यक है कि पवन का कार्य तब संपादित होगा, पवन का कार्य तब ही संपादित होगा जब पवन में गति होगी। जब पवन में गति का संचार होगा। स्थिर वायु किसी भी प्रकार के संरचनाओं का जन्म दे पाने में सक्षम नहीं है। किसी भी प्रकार के संरचनाओं को जन्म दे पाने में सक्षम नहीं है। स्पष्ट हो गया कि जब वायु में गति होगा, जब वायु गतिमान होगी, तब मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों से टकराएगी, पर्वतों से टकराएगी, चट्टानों से टकराएगी और टकराने के बाद विभिन्न प्रकार के स्थला कार्य करेगी। इससे विभिन्न प्रकार के
स्थलाकृतियों का जन्म होगा। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर किस जगहों पर पवन अपना सक्रिय कार्य करेगी। तो स्पष्ट कह दिया मैंने कि अर्ध शुष्क जगह होगा या शुष्क होगा। जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन का कार्य सर्वाधिक सक्रिय अवस्था में देखा जाएगा। जिस प्रकार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, जिस प्रकार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में नदी अपना कार्य करती है, जिस प्रकार गंगा के मैदानी क्षेत्रों में नदी काम करती है, उसी तरह थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या करता है, पवन अपने कार्य को अंजाम देता है। अब यहाँ पर एक बात देखनी जरूरी है कि पवन के कार्य को संपादित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किस प्रकार के अपर्दन का कार्य जो पवन करती है, अपर्दन करती है, निक्षेपण करती है, अपवाहन करती है, अपवाहन करती है। तो इस प्रकार का जो कार्य है, इनके लिए, पवन के कार्य के लिए, कार्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, इसको अगर जान लेंगे तो हम इसकी प्रक्रियाओं को समझना थोड़ा सा आधार कर लेंगे। तो कहते हैं पवन के अपर्दनात्मक क्रिया को, पवन के अपर्दनात्मक पवन के अपर्दनात्मक क्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक कार्य करेंगे तो पवन बेहतरीन तरीके से अपना अपर्दनात्मक कार्य को संपादित करेगी। पहला जलवायु, जलवायु कहते हैं पहला फैक्टर है कि पवन के कार्य के लिए उसके उपयोग की जलवायु होना चाहिए। दूसरा, जलवायु के साथ साथ पवन का वेग होना चाहिए। पवन का वेग दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है अपर्दन की क्रिया को। तीसरा, जिन क्षेत्रों में पवन चल रही हो वहां के चट्टानों की संरचना आप देख रहे हैं कि किन किन दशाओं में पवन अपना अपर्दनात्मक कार्य संपन्न करेगी। अगर ये कारक मिलेंगे, ये चीजें मिलेंगी, तब तो पवन अपर्दन का कार्य करेगा, नहीं तो पवन अपर्दन का कार्य नहीं करेगा। जलवायु चाहिए, पवन का वेग चाहिए, चट्टानों की संरचना चाहिए। कहते हैं अगला वनस्पति का वितरण, वनस्पति का वितरण। आप देख रहे हैं ये लाइव सेशन जिसमें मैं लगातार आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार के क्षेत्रों में पवन अपना अपर्दन का कार्य संपादित करेगा और किन क्षेत्रों में पवन एक्टिव नहीं होगा। तो कहते हैं कुछ दशाएं होना जरूरी है। जलवायु को देखते हैं, पवन का वेग चाहिए, चट्टानों की संरचना चाहिए और वनस्पति का वितरण चाहिए। इतने कारक अगर पवन के पक्ष में हो जाएंगे तो पवन अपने प्रकार का अपर्दन का कार्य संपादित करना प्रारंभ कर देगा। बच्चों,
अब उठाते हैं पहला जलवायु। जलवायु किन क्षेत्रों में पवन अपना अपर्दन का कार्य करेगी? कहते हैं जलवायु अर्ध शुष्क हो या मरुस्थलीय जलवायु हो। मरुस्थलीय जलवायु हो जिससे पवन शुष्क हो, ड्राई हो, पवन शुष्क हो और गर्म हो। आर्द्र क्षेत्रों में पवन में आर्द्रता होती है। पवन में आर्द्रता होती है। पवन भारी हो जाती है। पवन भारी हो जाती है। आर्द्र क्षेत्रों में पवन में आर्द्रता होती है, पवन भारी हो जाती है। शुष्क गर्म में पवन हल्की होती है और जिससे पवन में गति होती है। इन तमाम प्रक्रियाओं से हमने देखा कि पवन का अपर्दनात्मक कार्य उन स्थानों पर सक्रिय होगा जिन स्थानों पर अर्ध शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती होगी, अर्थात हवा में नमी की मात्रा कम हो, हवा शुष्क हो और जिससे हल्की हो और ये कंडीशन के अनुसार गति पकड़ सके। ऐसे ही क्षेत्रों में पवन का कार्य सक्रिय दिखाई देता है। देखो, अब आगे दूसरा फैक्टर है पवन का वेग। देखो, पवन के अपर्दन के लिए परम आवश्यक है कि पवन का वेग तेज होना चाहिए, जिससे जाकर वो चट्टानों पर टकराए और टकराकर कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जा सके। अगर पवन में वेग नहीं है तो अपर्दन का कार्य नगण्य होगा, अपर्दन संपादित नहीं होगा। कहते हैं अपर्दन के लिए आवश्यक है कि पवन का वेग तेज हो। पवन का वेग तेज हो। अपर्दन के लिए आवश्यक है कि पवन का वेग तेज हो और यह तेज पवन गतिमान पवन ही चट्टानों से घर्षण करके अपर्दन का कार्य संपादित करती है। अगर पवन में वेग नहीं होगा तो आप ये जान लीजिए कि पवन के वेग कम होने से, पवन में वेग न होने से अपर्दन का कार्य नगण्य हो जाएगा, क्योंकि वेग हवाओं में अगर वेग नहीं होगा तो ये चट्टान चूर्णों को अपने साथ लेकर उड़ा पाने में या घर्षण कर पाने में सक्षम नहीं होगी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि पवन का वेग सबसे बड़ा कारण ये है
कि पवन में अगर वेग नहीं होगा तो ये चट्टानों से जाके टकराएगी नहीं और टकराकर इन्हें तोड़कर अपने साथ इनके अपरदित पदार्थों को लेकर उड़ नहीं सकेगी। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि पवन वेगवान पवन ही अपरदन का सबसे बड़ा कारक बनती है। अगर पवन में वेग नहीं है तो ये अर्धशुष्क और मरुस्थली क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अपरदन की क्रिया को संपादित नहीं कर पाती है। तेजवान वेगवान सनसन सनसन धूल भरी चलती हुई आंधियां ही अपरदन के कारक के रूप में देखी जाती है। आप देख रहे हैं ये लाइव सेशन जिसमें मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित आपके ज्ञान को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्लास को पढ़ने के बाद अब आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को अलग अलग नहीं पढ़ना है। तमाम कॉन्सेप्टों पर आधारित ये क्लास आपको एनसीईआरटी के गुरुत्वाकर्षण दायरे से बाहर निकाल देगी। किसी नए पुराने विद्यार्थी जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं उनका इस क्लास में स्वागत है। किसी भी एग्जाम के लिए ये फाउंडेशन तैयार करने का काम करेगी। जो नए विद्यार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल पर जब आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए अपने ज्ञान में वृद्धि। देखिए आगे की कहानी। देखो कहते हैं तीसरा जो सबसे बड़ा कारक है, जो फैक्टर है, वो शैलों की संरचना, शैलों का स्वभाव, ये तीसरा सबसे बड़ा कारण है। देखिए चलती हुई पवन ऐसे क्षेत्रों में अपना अपरदन का कार्य करती है जिन स्थानों पर कठोर और मुलायम दोनों चट्टानें हों। कठोर चट्टानों की अपेक्षा पवन मुलायम चट्टानों को आसानी से काट देती है और अपरदन के स्थल रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि शैलों का स्वभाव पवन के अपरदन के लिए आवश्यक है। पवन के अपरदन के लिए आवश्यक है के लिए पवन के अपरदन के लिए आवश्यक है कि कठोर और कोमल चट्टानें क्रमशः हों। कठोर और मुलायम चट्टानें क्रमशः हों। चट्टानें क्रमशः हों जिससे पवन मुलायम चट्टानों को काटकर पवन मुलायम चट्टानों को काटकर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म दे सके, जन्म दे सके। बच्चों एक एक स्टेप कई चीजें क्लियर होती जा रही है। ऐसे क्षेत्रों में पवन का कार्य सक्रिय होगा जिन क्षेत्रों में, मरुस्थली क्षेत्रों में कठोर और कोमल चट्टानें क्रमशः होंगी। जैसे जो कठोर चट्टानें कम कटेंगी, मुलायम चट्टानें ज्यादा कट जाएंगी। इसलिए पवन अपना अपरदन का कार्य कर लेगा। कहते हैं ऐसे स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर पवन का कार्य सक्रिय होगा। पवन का कार्य सक्रिय होगा
पवन का कार्य सक्रिय होगा। जिन स्थानों पर जिन स्थानों पर ऋतु अपक्षय की क्रिया होगी, आगे बताता हूं। ऋतु अपक्षय जिसे वैदरिंग कहते हैं, ऐसे स्थानों पर पवन का कार्य सक्रिय होगा। जिन स्थानों पर ऋतु अपक्षय की क्रिया हो रही होगी, सॉरी, जैसे ऋतु अपक्षय देख लेते हैं। ऋतु अपक्षय देख लेते हैं। जैसे ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, ये विभिन्न प्रकार के कणों के, चट्टानों के कणों से मिलकर बनी हुई है, विभिन्न प्रकार की चट्टान है। अब उस क्षेत्रों में सूर्य की रोशनी आई और ये चट्टानों पर पड़ी। दिन के समय में चट्टानें ऊष्मा को ग्रहण की, चट्टानें दिन के समय में चट्टान गर्म हुई और गर्म होने से इस चट्टान के आकार में थोड़ा सा वृद्धि होती है। चट्टान के आकार में थोड़ा सा वृद्धि हो गई, ये फैल गई, अर्थात गर्मी से गर्म होकर चट्टानों में प्रसरण हुआ, फैलाव हुआ, फैल गई चट्टानें। और जैसे ही रात हुई, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, वैसे ही ये चट्टानें सिकुड़ गई। अब बार बार चट्टानें फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं। बार बार यही क्रिया होती रही, प्रसरण और संकुचन चलता रहा, प्रसरण और संकुचन चलता रहा बार बार। तब क्या होगा बच्चा कि ये चट्टानें ढीली हो जाएंगी, चट्टान कण ढीले हो जाएंगे और ढीले होकर ये जगह जगह टूटेंगे छोटे छोटे कणों के रूप में। जब प्रवाहित होती हुई पवन आकर इन शिथिल चट्टानों से टकराएंगे तो कणों को आसानी से अपवर्तित कर लेंगे। जब ये टकराएंगी पवन तो इन शिथिल कणों को ये तत्काल उड़ा कर लेकर चली जाएंगी और पवन का कार्य सक्रिय होगा। कहते हैं कि प्रसरण और संकुचन के कारण चट्टान के कण कमजोर पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाते हैं और प्रवाहित होती हुई यह पवन जब इन चट्टानों से टकराती है, प्रवाहित होती हुई पवन जब इन चट्टानों से टकराती है तो इन कमजोर कणों को उड़ा लेती है, कमजोर कणों को उड़ा लेती है और पवन का अपवर्तन कार्य शुरू हो जाता है। ये पवन कठोर चट्टानों की अपेक्षा मुलायम चट्टानों को आसानी से खरोंच देती है और कणों के निकलने से जिन
स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ऋतु अपक्षय के दौरान। उन्हीं स्थलाकृतियों को पवन की स्थलाकृति के नाम से जानते हैं, पवन की स्थलाकृति के नाम से संबोधित करते हैं। पवन के स्थलाकृति के नाम से संबोधित करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट पे कथन कारण का सवाल आपसे पूछा जाता है। कथन कारण का सवाल क्या है बाबू? कि पवन के अपर्दन कार्य के लिए, पवन के अपर्दन कार्य के लिए सवाल यही सेम टू सेम आया है एग्जाम में, के लिए ऋतु अपक्षय आवश्यक होता है। अपक्षय आवश्यक होता है। ऋतु अपक्षय आवश्यक होता है। कथन कारण पवन चट्टान कणों को अपघर्षित करके उड़ा ले जाती है। इसलिए लगा तो बीच में कथन कारण दोनों, पवन के अपर्दन कार्य के लिए ऋतु अपक्षय आवश्यक होता है, इसलिए पवन चट्टानों को अपघर्षित करके उड़ा ले जाती है। कथन कारण दोनों सही हैं। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। आंसर हो गया इसका आंसर। मतलब कि अगर ऋतु अपक्षय नहीं होगा, वेदरिंग नहीं होगी, सवाल समझ लीजिए, ऋतु अपक्षय या वेदरिंग नहीं होगी तो चट्टान के कण कमजोर नहीं पड़ेंगे, और जब चट्टान के कण कमजोर नहीं पड़ेंगे तो ऋतु अपक्षय के तो अपघर्षित पवन इन्हें आसानी से अपघर्षित नहीं कर पाएगी। इसलिए इन दोनों ही लाइनों के सही होने का चांस बनता है, और इस प्रक्रिया के साथ कथन और कारण दोनों के सही होने का भी चांस दिखाई देता है। कथन कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की पुष्टिकरण करता है। अगर चट्टानों में ऋतु अपक्षय नहीं होगा तो आने वाली पवन इन चट्टानों को उड़ा पाने में सक्षम नहीं होगी, अपर्दन का कार्य नगण्य होगा। बने रहिए मेरे साथ इस लाइव सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी से परिचय कराने का प्रयास कर रहा हूँ। नए विद्यार्थी जो इस क्लास में आए उनसे मेरा अनुरोध है कि वो क्लास को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, जिससे आगे होने वाली ये क्लास आपको मिल सके और आपका सहयोग कर सके। मेरे विद्यार्थी, मेरा ढेर सारा प्यार जो लाइव मुझे देख रहे हैं, और आपका भविष्य उत्तम हो, अपनी समझ विकसित करें। जोड़ते रहिए अपने दोस्तों को, जरा चैनल को अपने दोस्तों तक भेजते रहिए, जिससे इस चैनल पर आलोकन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कुछ और विद्यार्थी, आपके सहयोगी जुड़ सके। बने रहिए मेरे साथ इस पूरे लाइव सेशन में, देखते रहिए और पढ़ते रहिए, करते रहिए अपने ज्ञान की वृद्धि। अब स्टेप वो आ चुका है कि पवन के कौन कौन से कार्य हैं, पवन किस प्रकार का कार्य करती है।
तो कहते हैं पवन का कार्य क्या है। पवन के कार्य को देखते हैं, पवन किस प्रकार का कार्य करती है। जैसे नदी करती थी, पवन का कार्य नदी के कार्य की तरह ही पवन का भी 3 कार्य होता है। कहते हैं क्या होता है। अपघर्षण करती है पवन, अपर्दन या अपघर्षण। जैसे नदी को हमने कह दिया था अपर्दन, उसी तरह पवन को हम अपघर्षण कहते हैं। कोष्ठ में अपर्दन। जब मलबे को तोड़ देती है तो इसे अपवाहन करती है, अपवाहन करती है। और इसके बाद ठीक नदी की तरह पवन भी निक्षेपण का कार्य करती है। पवन के ये 3 प्रमुख कार्य हुए, जिसमें नदी करती क्या है, पवन करता क्या है, अपघर्षण करता है, अपवाहन करता है और निक्षेपण की क्रिया करती है। पवन के यही कार्य, पवन का अपघर्षण, अपवाहन और निक्षेपण पवन के कार्य के नाम से जाने जाते हैं। पवन के कार्य के नाम से जाने जाते हैं। अब यहां से एक एक उठाते हैं, अपघर्षण उठा लेते हैं। पवन का अपघर्षण कार्य, पवन का अपघर्षण कार्य, पवन का अपघर्षण कार्य। क्या है पवन का अपघर्षण कार्य? क्या है? कहते हैं वेग से चलती हुई पवन, प्रवाहित होती हुई पवन मार्ग में पड़ने वाले अवरोधों पर टकराती है और इन पवनों के घर्षण के कारण चट्टान चूर्णों को लेकर उड़ जाती है। इस प्रकार का पवन का कार्य, घर्षण करके काटने का कार्य पवन का अपघर्षण कहलाता है या पवन का अपर्दन कार्य कहलाता है। क्या कहानी बनी कि वेगवान पवन, ध्यान से समझिए, वेगवान पवन, वेगवान पवन प्रवाहित होती हुई अपने मार्ग में, प्रवाहित होती हुई अपने मार्ग में, प्रवाहित होती हुई अपने मार्ग में चट्टानों से टकराती है, चट्टानों से टकराती है। चट्टानों से क्या करती है? वेगवान पवन प्रवाहित होती हुई अपने मार्ग में चट्टानों से टकराती है और ये चट्टानों के साथ घर्षण करती है, चट्टानों के साथ घर्षण करती है और चट्टान के चूर्णों को अलग करके, चट्टान के चूर्णों को अलग करती है, चूर्णों को अलग करती है। यही प्रक्रिया, चट्टान चूर्णों को अलग करने की यही प्रक्रिया अपघर्षण के नाम से जानी जाती है। और इस प्रकार इस घर्षण से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिस स्थलाकृति का जन्म होता है, उसे पवन का अपघर्षण स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। बच्चों अब देखिए, इसे पिक्चर पे देख लेते हैं। मैंने कहा ये कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है
और ये प्रवाहित होती हुई पवन है, आके टकराई और पहले से ही इस पर ऋतु अपक्षय हुआ है, वैदरिंग की क्रिया हुआ है। तो इन चट्टानों को वो, इन चट्टान के कणों को वो अपने साथ अपघर्षण करेगी, टकरा कर रगड़ेगी, रगड़कर इन चट्टान चूर्णों को ये अपने साथ उड़ा ले जाएगी। देखिएगा, कहते हैं पवन के वेग के साथ जो ये चट्टान चूर्ण इससे अलग हुए हैं, ये चट्टान चूर्ण पवन के साथ प्रवाहित होते ही हैं। इस पवन में जितना अपघर्षण किया हुआ पदार्थ होगा, देखिए ये इतना पदार्थ है, धूल कण है, मिट्टी है, धूल कण है, चट्टान के कंकड़ पत्थर हैं। तो कहते हैं पवन में आवश्यक है कि याद रखें, सवाल आ चुका है, आवश्यक है कि धूल कण मौजूद हो, धूल कण मौजूद हो, तब धूल कण मौजूद होंगे तो यह धूल कण चट्टानों से टकराकर घर्षण करने में सहायता करते हैं। सहायता, धूल कण की मात्रा जितना ज्यादा होगी, पवन का वेग तेज हो और धूल कण की मात्रा ज्यादा हो, पवन का वेग तेज हो, पवन का वेग तेज हो और धूल कण ज्यादा हो, धूल कण ज्यादा हो, तो ऐसी पवन अपघर्षण का कार्य सर्वाधिक करती है। ध्यान दें, धूल भरी आंधियां हों जिसमें कंकड़ पत्थर के टुकड़े भरपूर मात्रा में विराजमान हो, जिसमें कंकड़ पत्थर के टुकड़े भरपूर मात्रा में विराजमान हो और इस प्रकार के भरपूर मात्रा में कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर के जो टुकड़े हैं, इनके घर्षण करके, इनके घर्षण से चट्टान के चूर्णों में अपघर्षण होगा, टकराहट होगी और चट्टान चूर्णों को आसानी से अलग कर पाने में पवन सक्षम हो पाएगी। स्वच्छ पवन अपघर्षण का कार्य नगण्य करती है। ध्यान दीजिएगा कि स्वच्छ पवन अपघर्षण का कार्य नगण्य करती है। और दूसरी बात यह है कि पवनों में, मरुस्थली क्षेत्रों में चलने वाली पवनों में धूल भरे आंधियों की मात्रा जितना तेज होगी, पवन का वेग उतना तेज होगा, तो ये कंकड़ पत्थर के बारीक कण जब इससे टकराएंगे तो घर्षण का कार्य तेज हो जाएगा। विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ इस लाइव परिचर्चा में और देखते रहिए, समझते रहिए मेरी इस क्लास को, लेकिन थोड़ा सा सहयोग मेरा भी करिए, अपने दोस्तों तक जरूर इस क्लास को पहुंचाइए। सीनियर, जूनियर जो भी विद्यार्थी हैं जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को क्रैक करने की क्षमता रखते हैं या उनके लिए कुशल रणनीति बनाने की चेष्टा रखते हैं, उनका स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। देखते रहिए, परखते रहिए, क्वेश्चन बैंक को साथ लेकर चलिए। एक भी सवाल बहकने का, चाहे वो कॉन्सेप्ट के आधारित सवाल हो, चाहे वो फैक्ट का आधारित सवाल हो, किसी भी सवाल के मिस होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रेंड को चेक करके उसी अनुसार आपको एनसीईआरटी का ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते हैं कुछ करनी और कुछ कर्म गति, कुछ विधिनाक हाथ। तो विद्यार्थियों, सही तरीके से किया गया प्रयास
आपको सफल जरूर करेगा। इसलिए सफल होने के लिए सफल रणनीति, सफल विचारकों का आपके साथ होना नितांत आवश्यक है। कभी कभी हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही रणनीति और पढ़ने का सही ज्ञान न होने के कारण, क्योंकि मार्केट में भ्रांतियां फैली हैं, चीजें हैं जिसमें नया छात्र चकाचौंध में फंस जाता है। पढ़ने का तरीका, इस कॉन्सेप्ट से क्लास एरो बना के वन लाइनर सवाल आप पढ़ते हो, तो वन लाइनर सवाल की एक समस्या है कि कितने फैक्ट्स आपके ब्रेन पर रटे जा सकते हैं। जैसे आपने ट्रिक भी बना लिया, तो ट्रिक भी का दोष है कि कितने ट्रिक आप याद कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि सवाल कॉन्सेप्ट पर आ गया, तो ट्रिक तो फेल हो जाएगी, और ट्रिक पर तब सवाल हल होगा जब आपके ट्रिक पर वो सवाल सही बैठेगी। इसलिए विद्यार्थियों, मेरा आपको सुझाव है कि जब भी चाहे हिस्ट्री पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे पॉलिटी पढ़िए, जो भी पढ़िए, उनमें तर्क शक्ति का प्रयोग करिए। ब्रेन को फैक्चुअल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएएस तार्किक व्याख्या कराने का प्रयास करता है। तार्किक व्याख्या समझने करने के लिए ब्रेन में तर्क शक्ति का विकसित होना आवश्यक है। आईएएस कारण की खोज करता है, क्यों होता है ऐसी घटनाएं। इन तमाम सूचनाओं को जानने के लिए, इन सूचनाओं पर लाइव चर्चा करने के लिए मैं विकास चतुर्वेदी आपके साथ मौजूद हूं। अपने ज्ञान के अनुसार जितना मैं जानता हूं, निस्वार्थ आपके ब्रेन को सेट करने का प्रयास करूंगा। इसलिए जो विद्यार्थी नए इस क्लास में आ जा रहे हैं भूले भटके, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिससे आगे से उनका रूटीन बन सके। इस क्लास को आप क्लास की तरह लो, अपने नियत समय पर शुरू होती है और नियत समय पर समाप्त होती है। घर में ही कोचिंग बना लो, एक समय डिसाइड करके अपनी क्लास को मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करो। बहरहाल चलते हैं आगे। पवन का अपघर्षण कार्य को हम देख रहे हैं। कहते हैं, प्रवाहित होती हुई पवन मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों पर टकराकर उसे घर्षित करके चट्टान चूर्णों को अलग करने का प्रयास करती है। यही काल, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण के नाम से जानी जाती है। यह अपघर्षण जब पवन चट्टान चूर्णों को अपने साथ लेकर चलती है, तो ये चट्टान चूर्ण आपस में भी टकराकर इनका आकार छोटा होता चला जाता है। इस प्रकार के अपरदन को हम सन्निघर्षण के नाम से संबोधित करते हैं। तो पवन मार्ग में भी अपरदन का कार्य करती है, अपघर्षण का कार्य करती है। उसे हम सन्निघर्षण के नाम से जानते हैं। जब बड़े कण एक दूसरे से टकराकर छोटे कणों में विभाजित हो जाए, तो इस प्रकार के अपरदन की क्रिया को हम सन्निघर्षण के नाम से संबोधित करते हैं। पवन का अपवाहन कार्य। अब देखिए, पवन का अपवाहन कार्य क्या है? पवन का अपवाहन कार्य, पवन का अपवाहन कार्य क्या है? पवन का प्रवाहित होती हुई पवन, प्रवाहित होती पवन जिन पदार्थों का अपघर्षण करके, जिन पदार्थों को अपघर्षण कर लेती है, निकाल लेती है, काट लेती है, अपघर्षण कर लेती है, इसे अपने साथ ढोकर लेकर चलती है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक
दूसरे स्थान तक परिवहन करती है, परिवहन करती है। जो नदी का, जो पवन का अपवाहन कार्य के नाम से जाना जाता है, ये अपवाहन सदैव पवन के वेग पर आधारित होगा, पवन वेग पर आधारित होता है, पवन वेग पर आधारित होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती है और पवन का वेग पर ये परिवहन कितना बालू, रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर के टुकड़े, अवसाद पवन लेके जाएगी, ये पवन के वेग पर आधारित होता है। वेग तेज होगा तो अपवाहन ज्यादा होगा, वेग तेज होगा तो अपवाहन ज्यादा होगा, अपवाहन ज्यादा होगा, वेग कम होगा तो अपवाहन कम होगा। ध्यान रखिए कि कहानी कुछ यूं चल रही है, कहानी यूं चल रही है कि जो भाग, जिन पदार्थों को पवन अपने साथ अपरदित कर लेती है या जिन पदार्थों को पवन अपने साथ काट लेती है, विखंडित कर लेती है, इन्हें अपने साथ ये उड़ा कर लेकर चलती है। जैसे माना ये कोई चट्टान है, पवन आई, टकराई और ये इधर अगल बगल से निकल गई, तो देखिए इसमें भी कंकड़ पत्थर के टुकड़े थे, बजरी थी, छर्रियाँ थी, और जब इसके भाग को काट कर निकली तो इसमें भी कंकड़ पत्थर की बजरियां हैं। तो पवन अपने साथ अपने अपघर्षण किए हुए पदार्थों को, अपघर्षण किए पदार्थों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है। इसे ही पवन का अपवाहन कार्य कहते हैं, अपवाहन कार्य कहते हैं। जब पवन का वेग मंद पड़ता है, जब पवन का वेग मंद पड़ता है, जब पवन का वेग मंद पड़ता है, तब ये इसे निक्षेपित कर देती है, निक्षेपण कर देती है, ढो पाने में, ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते, सक्षम नहीं हो पाते, सक्षम नहीं हो पाते। आइए देखते हैं पवन का तीसरा कार्य, जिसे पवन का निक्षेपण कार्य कहते हैं। पवन का निक्षेपण कार्य कहते हैं। देखिए पवन का निक्षेपण कार्य क्या है। प्रवाहित होती हुई पवन जब तक वेगवान होती है, प्रवाहित होती हुई पवन जब तक वेगवान होती है, प्रवाहित होती हुई पवन जब तक वेगवान होती है, कॉन्सेप्ट समझो। प्रवाहित होती पवन
जब तक बेगवान होती है, जब तक बेगवान होती है, तब तक वो अपने साथ लाए हुए कणों को ढोकर लेके चलती है। तब तक अपने साथ लाए हुए कणों को, अपने साथ लाए हुए कणों को धो कर ले जाती है, धोकर ले जाती है। और जैसे ही वेग शांत होता है, जैसे ही वेग शांत होता है, पवन इन कणों को, पवन इन कणों को छोड़ने लगती है, ऐसे ऐसे गिराने लगती है, जमा करने लगती है, कणों को छोड़ने लगती है। ये पवन का निक्षेपण कार्य कहलाता है। पवन का निक्षेपण कार्य कहलाता है। इसे पवन का हम निक्षेपण कार्य कहते हैं। इसे पवन का निक्षेपण कार्य कहते हैं। इसे पवन का निक्षेपण कार्य कहते हैं। अब देखिए, इन तीनों ही कार्यों को हमने देख लिया और इन तीनों कार्यों को हमने समझ लिया। ये वही कार्य हैं जो नदी मैदानी क्षेत्रों में करती है। पवन की कंडीशन ये बन गई कि पवन इसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्य को संपादित करने का काम करता है। अब अगले स्टेप में हमें समझना है कि पवन के अपर्दन और निक्षेपण से बनी हुई प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। पवन के अपर्दन, अपघर्षण, पवन के अपघर्षण और निक्षेपण से बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां, बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां, ध्यान दीजिए। तो कुछ प्रमुख स्थलाकृतियां हैं जिनका ज्ञान हमें होना अत्यंत आवश्यक है, जिनको समझ पाना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ इस पूरे लाइव चर्चा में और देखते रहिए ये मेरी ज्ञानवर्धक क्लास, जिसमें मैं आपको समझाने का कर रहा हूं प्रयास।
देखिए, पवन के अवघर्षण द्वारा बनी हुई प्रमुख स्थलाकृतियां, जिसमें पहली स्थलाकृति आपको मैं समझाने जा रहा हूं, अपवाहन बेशीन, या इसे वात गर्त कहते हैं, इसे वात गर्त कहते हैं। ध्यान से समझिए और स्थलाकृति के विषय में जानने का प्रयास करिए। देखो, प्रवाहित मान लीजिए ये स्थल है और प्रवाहित होती हुई पवन, प्रवाहित होती हुई पवन इस स्थल से टकराई और वापस फिर ऊपर गई। ध्यान से समझिए तो चीजें समझ में आ जाएंगे। ऐसे आती है पवन, ऐसे टकराई और फिर ऐसे ऊपर गई। तो टकराती हुई पवन इस स्थान को क्या करेगी? काटेगी। पहले कुछ ऐसे चट्टान चूर्ण निकलेंगे, यहां से एक गड्ढा बनेगा, ये इस प्रकार पवन इस आएगी, टकराएगी और बाहर जाएगी। धीरे धीरे ये यहां पर एक धरातल पर गर्त बनेगा। फिर यही गर्त, जब यही क्रिया आगे लंबे समय तक चलती रही, पवन आती रही और टकराती रही, पवन आती रही और टकराती रही और पवन ऊपर जाती रही, और इस तरह एक अर्ध कटोराकार आकृति का निर्माण होता है। एक अर्ध कटोराकार आकृति का निर्माण होता है, जो पवन के अपर्दन क्रिया का परिणाम है। यही अर्ध कटोराकार आकृति व स्थलखंड पर बनी हुई ये अर्ध कटोराकार आकृति ही वात गर्त है, क्योंकि पवन आई और स्थल पे टकराई, टकराकर ऊपर गई। परिणाम स्वरूप जो धीरे धीरे धरातल का कटान होकर अर्ध चंद्राकार जो आकृति बनी, इसी अर्ध चंद्राकार आकृति जब बृहद रूप धारण कर लेती है, लंबे तक इस प्रकार का अर्ध चंद्राकार गड्ढा बन जाता है, तो इससे हम अपवाहन बेसिन या वात गर्त के नाम से जानते हैं। इसे अपवाहन बेसिन भी कहते हैं, इसे वात गर्त भी कहते हैं। जब कभी कभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा हो जाती है, तो इस वात गर्तों में जल भर जाता है और इसे अस्थायी वात गर्त झील कह देते हैं। जब झील सूखती है तो नमक, कैल्शियम इत्यादि के अवशेष इस वात गर्त में बच जाते हैं, जहां से इनके चीजों को निकाला जाता है। इस प्रकार की बनने वाली स्थलाकृति अपवाहन बेसिन या वात गर्त के नाम से जानी जाती है। जर्मनी में इसे केरी कहते हैं और यूएसए में इसे वफेलो वालोस कहते हैं। जैसे लगता है कि भैंस किसी कीचड़ में बैठकर उठी हुई है। देखिए, इंसेलबर्ग, बोर्नहार्ट, छत्रकशिला, देखते हैं बोर्नहार्ट पढ़ लेते हैं, इसके बाद इंसेलबर्ग पढ़ लेते हैं। देखिए, बोर्नहार्ट, देखो
मरुस्थली क्षेत्रों में या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, समतल क्षेत्रों में होता क्या है, कहीं कहीं कुछ उठी हुई चट्टानें दिखाई देती हैं। मरुस्थली क्षेत्रों में यत्र तत्र ऊंचे उठे टीले दिखाई देते हैं। मरुस्थली क्षेत्रों में समतल भूभागों में, समतल भूभागों में क्या होता है कि ऊंचे उठे टीले दिखाई देते हैं। ऊंचे उठे टीले दिखाई देते हैं। इन टीलों को बोर्न हार्ट कहा जाता है। टीले कैसे बच गए? पवन ने तो समस्त मुलायम चट्टानों को काट दिया, लेकिन कहीं कहीं ग्रेनाइट की कठोर चट्टानें होती हैं जो अपघर्षण होने से बच जाती हैं। अपघर्षण होने से बच जाती हैं और यही समतल मरुस्थली क्षेत्रों में ऊंचे उठे टीलों के रूप में दिखाई देने वाली जो स्थलाकृति है, इसी को हम बोर्न हार्ट कहते हैं। ये कठोर चट्टानें होती हैं और ये बोर्न हार्ट के नाम से जानी जाती है। आप कहीं मरुस्थली क्षेत्र में चले जाइए तो मरुस्थली क्षेत्रों में जो टीले की आकृति दिखाई देती है, टीलेनुमा आकृति दिखाई देती है, इस टीलेनुमा आकृति को हम बोर्न हार्ट कहते हैं। इसे बोर्न हार्ट के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी कहानी देखो, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग या यारडंग। देखिए इंसेलबर्ग की कहानी क्या है। यारडंग, सॉरी, यारडंग देखिए, कभी कभी मरुस्थली क्षेत्रों में कोमल और कठोर चट्टानें एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। कठोर और कोमल चट्टानें कठोर और कोमल चट्टानें एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। तो प्रवाहित होती हुई पवन क्या करती है कि कोमल चट्टानों को काट देती है और ऊपर कठोर चट्टानें आगे निकले होती है। दिखाई देने वाली यह आकृति यारडंग के नाम से जानी जाती है। जब कठोर और कोमल चट्टानें, जब कठोर और कोमल चट्टानें और कोमल चट्टानें ऊपर नीचे हो, कठोर और कोमल चट्टानें ऊपर नीचे हो, तो क्या होता है? तो होता यह बच्चा, कठोर चट्टानें जल्दी कोमल चट्टानें कट जाती हैं। कोमल चट्टानें कट जाती हैं। कोमल चट्टानें कट जाती हैं और कठोर चट्टानें आगे निकल जाती हैं, आगे निकली होती हैं, निकली होती हैं। ऐसे आकृति को हम यारडंग कहते हैं। इसे बोर्नहार्ट को ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। यही इंसेलबर्ग है।
3 स्थलाकृतियां क्लियर हो गई। आपने अपवाहन बेसिन देख लिया, आपने इंसेल वर्ग देख लिया, आपने यार डंग भी देख लिया। अब मैं आपको बताऊं कि दूसरी कहानी देखो, यारडंग के बाद हम एक स्थलाकृति और देख सकते हैं, भू स्तंभ, भू स्तंभ या छत्रक शिला, सॉरी छत्रक शिला। देखिए छत्रक शिला, इसका मतलब यह हुआ कि छाता जैसा शिला। देखिए कुछ इस कदर की आकृति दिखाई देती है। कहते हैं जब किसी चट्टान में कठोर चट्टान ऊपर, मुलायम चट्टान नीचे होती है, तो और मध्य मैदानी, मध्य मरुस्थली क्षेत्रों में होती है, तो चारों तरफ से चलने वाली पवन नीचे के मुलायम चट्टानों को काट देती है, मुलायम चट्टानों को काट देती है, ऊपर की कठोर चट्टानें बच जाती है, चट्टानें बच जाती है और नीचे का स्तंभ पतला हो जाता है, ऊपर का पर्वत छाते की तरह निकला होता है। जैसे यहाँ पे आप रह सकते हो, घर बना मतलब रह सकते हो, बारिश और इसमें हवाओं से बचने के लिए शरण ले सकते हो, क्योंकि ये आगे तो छत निकला है, ये चारों तरफ ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं, कुकुर मुत्ता की तरह, मशरूम की तरह। इसकी आकृति मशरूम की तरह दिखाई देती है, मशरूम की तरह। कहते हैं बनने वाली ये आकृति वही है जो कठोर चट्टानें ऊपर की शेष बच जाती हैं, चारों तरफ से चलने वाली हवाएं मुलायम चट्टानों को काट देती है, कुरेद देती है, और काट कर कुरेद कर इन चट्टानों को ये आधार पतला हो जाता है, ऊपर निकला होता है। ऐसी बनने वाली आकृति को हम छत्रक शिला के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये छत्रक शिला की आकृति है। आगे की कहानी देखिए, अगले स्टेप में हमें ये देखना है कि लोयस का मैदान क्या है। लोयस निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। लोयस का मैदान, लोयस का मैदान देखिए, लोयस का मैदान पवन के द्वारा बनाई हुई, पवन के द्वारा बनाई हुई निक्षेपात्मक स्थलाकृति का उदाहरण है। निक्षेपात्मक स्थलाकृति का उदाहरण है। जब और यह स्थलाकृति मरुस्थली क्षेत्रों से दूर बनती है, मरुस्थली क्षेत्रों से दूर बनती है। ऐसा क्यों? जब पवन मरुस्थली क्षेत्रों से धूल मिट्टी लेकर आगे बढ़ती है और दूर निकल जाती है, और इसके साथ बारीक मिट्टी के कण होते हैं, बारीक मिट्टी के कण होते हैं। तो ये पवनों के द्वारा लाई हुई सबसे बारीक मिट्टी के कणों के जमाव से, कणों के
जमाव से जो स्थलाकृति बनती है, इसे हम लोएस के मैदान के नाम से जानते। देखिए, मैंने कहा पवन जा रही है, बहुत दूर चली गई मरुस्थल से दूर निकल गई। रास्ते में बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़े इसके गिर जा रहे थे, लेकिन अब दूर जाने के बाद इसमें एकदम बारीक अवसाद है, ये दूर जा रही है अवसाद। अब क्या होता है, जब एकदम से पवन का वेग शांत होता है, एकदम से पवन का वेग शांत होता है, एकदम से पवन का वेग शांत पड़ता है, तो ये बारीक कणों को भी ले जा पाने में सक्षम नहीं होती। बारीक कणों को भी ले जाने में सक्षम नहीं होती, इतने बारीक कण होते हैं, और ये कण नीचे जमा होने लगते हैं और एक समतल मैदानी भाग का निर्माण होता है। समतल मुलायम मिट्टी वाले मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है। समतल मिट्टी, मुलायम मिट्टी वाले मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। ये बारीक कणों से बनने वाले इस मैदान को हम क्या कहते हैं? बनने वाले इस मैदान को हम लोएस का मैदान के नाम से जानते हैं। इसका नाम तब पड़ा जब ये लोएस का मैदान, इसे पीला मैदान भी कहते हैं। लोएस का मैदान चीन में है। लोएस का मैदान चीन में है। लोएस का मैदान चीन में है और यह मैदान वांगहो, इस मैदान के मध्य से, इस मैदान के मध्य से वांगहो नदी प्रवाहित होती है। वांगहो नदी प्रवाहित होती है इस मैदान के मध्य से। चीन के इस मैदान को पीला मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पीला मैदान भी कहते हैं। ये कारा बुरान हवा के द्वारा लाइफ अवसादों से बना हुआ है, बारीक अवसाद से बना हुआ है। कारा बुरान हवा ने चीन के समतली क्षेत्रों में इसे जमा करके लोएस के मैदान का निर्माण किया। ये समतल उपजाऊ भाग पवन के द्वारा लाए हुए बारीक अवसादों के जमा होने से बनता है। इस प्रकार के मैदान सर्वप्रथम खोज चीन के समतली क्षेत्रों में, जहाँ पर वांगहो नदी प्रवाहित होती है, ऐसे क्षेत्रों में पाई गई। ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस प्रकार के समतल मैदानी क्षेत्रों को हम लोएस के मैदान के नाम से जानते हैं। अगला स्थलाकृति है बरखान। अगला
स्थलाकृति है बरखान। देखिए बरखान भी पवन के द्वारा निक्षेपण क्रिया का परिणाम है। देखिए चलती हुई पवन मार्ग में किसी अवरोध के आ जाने के बाद मार्ग में किसी अवरोध के आ जाने के बाद अर्ध चंद्राकार आकृति में क्या करती है? चापाकार आकृति में चापाकार आकृति में अपने अवसादों का जमाव करती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये ऐसी आकृति देखी जाती है जो प्रवाहित होते हुए पवन के प्रवाहित होते हुए पवन के मार्ग में अवरोध के कारण जमाव के कारण बनती है। इस बनने वाले बालू के स्तूप को बनने वाले बालू के स्तूप को हम बरखान कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार के बरखान बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। ये जैसे सरसराती चलती पवन है और मार्ग में कोई अवरोध आ गया और अवरोध आने के बाद अर्ध चंद्राकार आकृति में इसके मलबे का जमाव हो गया और बनने वाली जो आकृति है वो बरखान के नाम से जानी जाती है। इसकी दो स्पष्ट सींगें होती हैं और पीछे की तरफ ढाल होता है। नुकीली सींगें होती है और सींगों के साथ पीछे की तरफ मलबा जमा होता है। बनने वाली ये आकृति बरखान है और ये पवन के निक्षेपण क्रिया का परिणाम है। निक्षेपण क्रिया का परिणाम है। बच्चों, ये भौतिक भूगोल आपका धीरे धीरे खत्म हुआ और खत्म होने के बाद अब हम कल से जो सेशन लगाएंगे वो है जलवायु विज्ञान। आपने एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एस्ट्रोनॉमी, ग्लोब, भौतिक भूगोल की क्लासें देख ली। कल से बड़ा अच्छा यूनिट शुरू होने वाला है जिसका नाम है जलवायु विज्ञान। बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ये गान। जो बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देखें उनसे मेरा अनुरोध है कि वो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। लव यू बच्चों, मेरा ढेर सारा प्यार।